गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते बेहतर होंगे। तो मैं विपिन सर आप लोगों को लिए एक बार फिर से अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेज के बायोलॉजी सब्जेक्ट के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के चौथे वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसका चौथा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और यह वीडियो खासकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और साथ में सभी यूपी बोर्ड ही नहीं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी मैंने आपको बताया हिंदी मीडियम पढ़ने वाले छात्र हैं, हिंदी बोर्ड वाले छात्र हैं, सब के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए यह वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, लगभग हिंदी, इंग्लिश सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े हमारे चैनल से और जुड़ने के बाद ठीक है वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करें ग्रुप में दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके और 2021 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, क्योंकि सभी चैनल में हिंदी बोर्ड के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपका है ये यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं गाइज, हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग के चौथे वीडियो के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो आज की पहला टॉपिक हमारा जो होगा रोगजनक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रोगजनक के बारे में पढ़ेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, या पैथोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, रोगजनक। तो आपसे पेपर में अगर आता है कि रोगजनक क्या है, दो रोगजनक के नाम बताइए, तो आपको रटना ही नहीं है, सिर्फ यहीं पर ध्यान दीजिए। रोग का मतलब समझ रहे, जनक माने होता है पैदा करने वाला या उत्पन्न करने वाला, अर्थात रोग को उत्पन्न करने वाले को ही हम क्या कहते हैं? रोग जनक कहते हैं। ठीक है गाइस, बोलो, रटना नहीं है, यहीं से निकाल लिए ना हम लोगों ने। रोग जनक माने पैदा करने वाला, अर्थात रोग पैदा करने वाले, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाले को हम क्या कहते हैं? रोग जनक कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, लिखा है मैंने यहाँ पे डिफिनेशन कि मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारक को, ठीक है, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले कारक को हम रोग जनक कहते हैं, अर्थात पैथोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है कि नहीं? जैसे कुछ रोग जनक का नाम जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, क्रिम आदि, ये क्या है? मानव में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे जीवाणु है, कौन सा रोग पैदा करता है? टीबी करता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है, तो ये जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, फिर विषाणु, ये भी मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कोरोना ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत डिजीज है, अभी हाल ताज में चल रहा है, जो कि वायरस से, विषाणु से होता है, वायरस को ही हिंदी में विषाणु कहते हैं। ठीक है, और एड्स, कैंसर, सर्दी जुकाम, चेचक, ये सब क्या है? विषाणु द्वारा रोग मानव में पैदा किए जाते हैं, इसलिए यह भी रोगजनक है। फिर कवक, कवक से क्या होता है? त्वचा संबंधी ज़्यादातर रोग होता है, जैसे बाल का गंजापन, बाल में रूसी बनना, खजुलाहट होना, खजली होना पूरे त्वचा में, और दाद और खाज होना, ये सब एक्जिमा, सोराइसिस, ये सब क्या है? बोलो, कवक द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले मानव में रोग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कवक भी क्या है? एक रोग जनक होता है। ठीक है गाइस, फिर प्रोटोजोन्स क्या है? प्रोटोजोन्स भी रोगजनक है, क्योंकि यह भी क्या होता है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी जो अमीबा होता है, अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस, ये मानव में पैरिया और पेचिस रोग उत्पन्न करते हैं, जो दूषित जल के माध्यम से शरीर में जाते हैं और मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए यह भी एक रोगजनक है। क्रिम, क्रिम का मतलब होता है सूक्ष्म कीड़े, ना कि सर्प की बात की जा रही है गाइज। सूक्ष्म कीड़े का मतलब जैसे वूचेरिया हाथी पाँव पैदा करता, जिसमें पाँव हाथी के समान मोटा हो जाता है, जैसे फाइलेरिया भी कहते हैं या फाइलेरियसिस भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं? या पेट में जो कहते हैं ना आप लोग, केचुआ पड़ा है, उसे स्कैरियसिस डिजीज बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं। तो ये स्कैरियसिस डिजीज, फाइलेरियसिस डिजीज किससे होता है? न जीवाणु से, न विषाणु से, न कवक से, बल्कि क्रिम से होता है, जो आपके बॉडी में परजीवी के रूप में रह के रोग फैलाता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्रिम भी क्या है? एक प्रकार का रोग जनक होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप कि आपको रोग जनक समझ में आया होगा, रटना ही नहीं है, यहीं से निकालना है। रोग जनक माने पैदा करने वाला, रोग को पैदा करने वाले या उत्पन्न करने वाले को हम रोगजनक कहते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, क्रिम आदि। ठीक है, ये सब रोगजनक है। तो ये आपका एक नंबर का क्लियर हो गया। अब जो दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे गाइज, मानव में सामान्य रोग की बात करते हैं हम लोग। क्या बात करते हैं? मानव में सामान्य रोग की बात करते हैं। तो ये बेटा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ कॉमन डिजीज विच आर फाउंड इन ह्यूमन। ठीक है, जनरली सामान्य रूप से मानव में कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको वीडियो में जो भी पढ़ाएंगे वह बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए कि
मानव में जो सामान्य रोग हैं ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है बेटा जीवाणु जनित रोग, ठीक है, दूसरा है विषाणु जनित रोग, तीसरा है प्रोटोजोआ जनित रोग, चौथा है कृमि जनित रोग, पांचवा है कवक जनित रोग। तो ये कुल 5 प्रकार के रोग हैं आपके इस यूपी बोर्ड सिलेबस या एमपी बोर्ड सिलेबस, हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं सबके बायोलॉजी सिलेबस में सामान्य रोग के अंतर्गत इतने सिलेबस में है, इनको आपको पढ़ना है। तो हम जो डिटेल पढ़ेंगे, पहले वो जीवाणु जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर आफ्टर दिस विषाणु जनित रोग, फिर आफ्टर दिस प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें जीवाणु जनित रोगों को चल रहे हैं पढ़ाने आपको, ठीक है। अगर आपसे कहें कि जीवाणु, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो अब हम बताने जा रहे हैं, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आएगा गाइज कि जीवाणु जनित रोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल रटना ही नहीं है। यहाँ देखो जीवाणु जनित रोग यानी वे रोग जो जीवाणुओं द्वारा जनित माने जन्म लेते हैं या फैलते हैं या फैलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग। अर्थात जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग को जीवाणु जनित रोग कहते हैं। जैसे टीबी, डिप्थीरिया, कालरा, तो ये सब क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ऐसे विषाणु जनित रोग क्या है, ये भी बना लो। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, विषाणु जनित रोग कहते हैं। जैसे एड्स, कैंसर, कोरोना और सर्दी, खांसी, जुकाम और चेचक। फिर प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है, ये भी बना लो। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग को प्रोटोजोआ जनित रोग कहते हैं, ठीक है। जैसे पेचिस और पायरिया। फिर कृमि जनित रोग क्या है, कृमि द्वारा होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं, कृमि जनित रोग कहते हैं। जैसे एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिया या हाथी पाँव, फील पाँव, और स्कैरिएसिस जिसे केचुआ पड़ना कहते हो। फिर कवक जनित रोग क्या है, ये भी आप बना सकते हो। कवक द्वारा होने वाले रोगों को कवक जनित रोग कहते हैं। जैसे दाँत खाद, खजली, गंजापन, बाल का झड़ना, ठीक है। बस यही क्या है, ये सब रोग हो गए। अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे पहला कि जीवाणु जनित रोग क्या होता है। लेकिन गाइज इसे नोट करें, फिर हम आगे डिटेल पढ़ाते हैं, ठीक है। सभी गाइज नोट करें। तो नोट कर लिएगा आप लोगों ने। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव में सामान्य रोग जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित इस प्रकार से होते हैं। तो उसमें मैं आपको पहले बताने चल रहा हूँ। सबसे पहला जीवाणु जनित रोग क्या है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेगा, जीवाणु जनित रोग क्या है, कुछ रोगों के लक्षण, उपचार या फिर कुछ रोगों के नाम बताइए। इस तरह से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है। तो यहाँ पहले डिफिनीशन तो पहली चीज़ रटनी नहीं है। सबसे पहली बात कि ये जीवाणु जनित रोग क्या है। अरे भाई ये एक प्रकार का रोग ही तो है। कैसा रोग है, तो वैसा रोग या वह रोग जो जीवाणु जनित हो, अर्थात जीवाणुओं द्वारा क्या हो, फैलता हो, उसे जीवाणु जनित रोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि मानव में जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इस हेडिंग का मेन जो फैक्ट है वो यही है कि मानव में जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग को हम जीवाणु जनित रोग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। जैसे ये तो डिफिनीशन हो गई। जैसे कुछ रोगों के नाम, टाइफाइड, टीबी, कालरा, निमोनिया, टिटनेस, कौली खांसी और कुष्ठ, ये क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोगों के नाम हैं। मानव में जो जीवाणुओं द्वारा रोग होता है प्रायः यही रोग कॉमन रूप से होते हैं, ठीक है कि नहीं, यही मेन रोग है। और इसमें आप देखेंगे ये टाइफाइड तो लगभग सबको कहीं ना कहीं साल भर में 1-2 बार हो ही जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, कैसे फैल जाता है टाइफाइड, इसे बचा कैसे जाए, इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, इसकी जांच कौन सी होती है, कौन सी दवा प्रयोग की जाए, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं, एक एक रोगों के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने इसे पहले हेडिंग के रूप में आपको यहाँ पे लिखा है कि टाइफाइड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टाइफाइड जिसे हम कहते हैं, इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। मियादी बुखार क्यों कहते हैं, जो लंबे समय तक बना रहे, इसीलिए इसे मियादी बुखार कहते हैं। और आंतरी बुखार भी कहते हैं या आंत्र बुखार कहते हैं, क्योंकि इसका जीवाणु आंत में ही जाके क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, आंत में बुखार हो जाता है, तो इसे हम आंतरी बुखार भी कहते हैं कॉमन, ठीक है। तो नाम याद रहे, टाइफाइड को मियादी बुखार या आंतरी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। ये है क्या टाइफाइड, तो मैंने अभी बताया ना कॉमन सी बात कि टाइफाइड एक प्रकार का रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है। तो यहाँ पर मैंने बताया जीवाणु जनित रोग है। तो 1 नंबर इससे मैंने लिख दिया कि यह एक जीवाणु जनित रोग है। सबसे पहले चीज कि टाइफाइड क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है जो प्रायः साल्मोनेला टाइफी, जो प्रायः साल्मोनेला
टाइफी नामक जीवाणु या एबर्थेला टाइफोसा नामक जीवाणु से क्या होता है। ठीक है, तो टाइफाइड क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी या एबर्थेला टाइफोसा नामक जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, फैलता है। और ये कैसे हमारे बॉडी में जाता है, यह दूषित भोजन और दूषित जल पीने से करने से क्या होता है, बॉडी के अंदर जीवाणु फैल जाता है। ठीक है, जैसे आपको लगता होगा कि हम तो हमेशा स्वच्छ जल पी रहे हैं, अरे आपको लग रहा है ना स्वच्छ जल पी रहे हो, स्वच्छ भोजन कर रहे हो, लेकिन कहाँ भाई, जल खुला है, बाल्टी में रखा है, भोजन खुला है, तो मक्खियाँ भी मिनारे बैठ रही होती हैं, तो वो जीवाणु क्या है, किसी न किसी माध्यम द्वारा आपके भोजन पानी में आ जाती है और उनको जब हम खाते पीते हैं तो हमारे आंत में जाकर ये पैरासाइट के रूप में क्या होते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रहा टाइफाइड। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है टाइफाइड के, तो मैंने यहाँ बताया ना कि आंत्र की दीवार का क्षतिग्रस्त होना, पहली चीज़ कि आंत की दीवार का क्षतिग्रस्त होना ये टाइफाइड का पहला लक्षण है, क्योंकि ये जीवाणु जब आपकी आंत में जाते हैं तो आंत की दीवारों को ही घायल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी दीवार क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसमें खून वगैरह भी आगे चल कर के आ सकते हैं। दूसरा बेटा लगातार बुखार होना। ठीक है, लगातार बुखार होना का मतलब क्या है कि आपको वैसे हो सकता है बुखार ना आवाज़ हो, लेकिन पूरे अंदर से ऐसे लगेगा जैसे बुखार टाइप हुआ है, और ये 24 घंटा बना रहेगा, और इस स्थिति में 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपकी बॉडी का 37 से हो सकता है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। फिर और क्या है, कमजोरी, पेट में दर्द, कब्ज, सिर दर्द, ये भी लक्षण आपके क्या है, टाइफाइड रोग होने पर दिखते हैं। ठीक है, फिर क्या है बेटा, भूख ना लगना, सुस्ती होना, तो भूख ना लगना भी सुस्ती होना, ये भी क्या है, टाइफाइड का भी एक लक्षण है। फिर आता है WBC की कमी, तो आपको टाइफाइड होने पर आपके रक्त में WBC की संख्या में क्या होती है, कमी भी आ जाती है। तो ये रहे आपके पूरे क्या, टाइफाइड के लक्षण। अब आपको पता हो गया, अगर आपके साथ ऐसा लक्षण है तो नो डाउट आप जांच कराइए, तो आपको टाइफाइड ही मिलेगा, जो साल्मोनेला टाइफी और एबर्थेला टाइफोसा नामक जीवाणु के जाने से आपके बॉडी में रोग फैला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपचार की, तो इसमें उपचार क्या है, टाइफाइड अगर हो गया हमें तो इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो आपको सबसे पहली बात बता दो, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, और किया भी जाता है। तो वही मैंने उपचार में लिखा कि पहला सिप्रोफ्लॉक्सिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, सेफॉक्सिन, है ना, ऑफ्लॉक्सासिन, ये सब कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो इनके उपचार के लिए दी जाती है रोगी को। और क्लोरोराम्फेनिकोल नामक एंटीबायोटिक्स औषधियाँ प्रभावी हैं, यही रोगी को दी जानी चाहिए। और कितने दिन तक दिए जाना चाहिए, रेगुलर 21 दिन तक किए जाना चाहिए। जैसे 2-4-6 दिन खा लिया आपने तो आपका बुखार, ये टाइफाइड ठीक हो गया, लेकिन उसके जीवाणु पूर्ण रूप से भी मरे नहीं हैं, कुछ दिन बाद फिर से आपको हो जाएंगे। इसलिए रेगुलर इन एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग 21 दिन तक कम से कम करना चाहिए, तब जाके पूर्ण रूप से जीवाणु आपकी बॉडी से क्या होते, मरते। और साथ में गर्म पानी पीजिए, बारिश के समय में तो 6 नंबर नल का पानी मत पीजिए, आप इंडिया मार्का हैंडपंप का पानी पीजिए। अगर नहीं व्यवस्था है तो आप लोग उबाल करके ठंडा करके तब पानी पिए, ताकि पानी में जीवाणु मर जाए और आपकी बॉडी क्या हो, इम्यूनिटी बनी रहे और जीवाणु आपको कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। ठीक है, अब फिर बेटा तीसरा जो आप देख रहे हो कि इसे बिडाल परीक्षण द्वारा जांचा जाता है। किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है, बिडाल परीक्षण। ये पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि टाइफाइड अगर आपको हुआ है तो डॉक्टर कौन सी जांच पर्चे में लिखता है, और पैथोलॉजिस्ट वाला कौन सी जांच करता है जिससे पता चलता है कि हाँ टाइफाइड है। तो उसके लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है, और बिडाल टेस्ट में पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड हुआ है या नहीं गाइस। ठीक है, तो ये रहा जीवाणु जनित रोग, और जीवाणु जनित रोगों में कम से कम 2 रोग को डिटेल तो पढ़ना है। तो मैंने एक टाइफाइड के बारे में बता दिया, रोग क्या, लक्षण क्या, उपचार क्या है, जांच क्या है, कितने दिन तक चलना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया गाइज। इसे आप नोट करिए। फिर हम दूसरे टीबी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सभी गाइज नोट करें, फटाफट नोट करो सभी लाइक। हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो गाइज नोट कर लिया होगा। अब हम जीवाणु जनित दूसरे रोग के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो कि दूसरा रोग हमारा है बेटा वो टीबी है। क्या है, टीबी है, जिसे हम क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं। ध्यान रहे, टीबी में 2 टीबी होता है गाइज। जो एक टीबी हम लोग देखते हैं वो वाला होता है, एक रोग होता है। बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम होगा। तो देखिए, जो टीबी आप बेटा देखते हो वो टीवी होता है। ठीक है, जो टीबी हम लोग देखते हैं वो ये वाला है, टेलीविज़न, टी फॉर टेलीविज़न। लेकिन जो रोग वाला है वो ये टीबी होता है। ठीक है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इसे।
ठीक है कि नहीं, इसलिए ये वाला है। तो जो आपको रोग में है ये वाला है और टीबी देखने वाला ये है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, टीबी वाली बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं टीबी या क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक किसे कहते हैं। तो बेटा यह भी एक क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है कि नहीं। तो बोलो टीबी क्या हुआ। टीबी एक प्रकार का जीवाणु द्वारा मानव में होने वाला रोग है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से आपका रोग फैलता है। और यह जीवाणु प्रायः गंदगी में, कचड़े में, डस्ट में, ठीक है, या फिर अन्य स्थानों पर ऐसे जहाँ पर क्या हो, प्रदूषण हो, प्रदूषण का मतलब जहाँ का वातावरण दूषित हो, वहाँ पर ये जीवाणु होते हैं और ये आपकी बॉडी में क्या होते हैं, वायु के माध्यम से फेफड़ों में जाके क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं, जिससे कि वो क्या करते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे तपेदिक, क्षय रोग या टीबी कहते हैं। लक्षण क्या है टीबी के, कैसे जानेंगे कि हमें टीबी हो गया है। पहली चीज़ तो बेटा यह श्वसन संबंधित रोग है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टीबी श्वसन संबंधित रोग होता है। लेकिन हाँ एक और भी बात करें तो टीबी बोन में भी होता है, बोन टीबी कहते हैं, ठीक है। टीबी किसी और भी भाग में हो सकता है, लेकिन एक कॉमन रूप से अगर देखा जाए जो नॉर्मल टीबी होती है वो श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में होने वाली टीबी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, प्रचंड खांसी आती है, क्या होता है, प्रचंड रूप से खांसी आती है, यानी बहुत तेज सूखी खांसी आती है। और वक्ष में पीड़ा होता है, वक्ष का मतलब ये जो सीने वाला भाग है, ठीक है, ये जो 24 पसलियां हैं हमारी, ठीक है, 6, 6, 12, 6, 3, 18, 6, 24 जो पसलियां हैं, ये वक्ष भाग है। इसमें क्या होता है, फेफड़ा यही है, तो खांसी जब आएगी तो क्या होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी और भयानक ज्वर होता है। भयानक ज्वर का मतलब बुखार भी लगातार बना रहता है गाइस, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो खांसी के साथ बलगम आता है, क्या आता है, खांसी के साथ बलगम आता है। तो बोलो अगर आपको खांसी के साथ, जैसे अमूमन नॉर्मल सर्दी खांसी होती है वहाँ भी बलगम आता है, लेकिन याद रहे खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा यानी 7-21 दिन से ज़्यादा भी आ रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं बल्कि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी आ रही है तो जांच जरूर कराएं, और खांसी के साथ भूरे रंग का बलगम आए, मीठा बलगम आए तब भी जांच कराएं, या फिर आपको खांसी के बलगम के साथ खून आ रहा है तो नो डाउट आपको टीबी के लक्षण पक्का है, आपको जांच जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक में इसका इलाज संभव है और अगर आपने लेट कर दिया तो हो सकता है कि ये पूर्ण रूप से ठीक ना हो, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ये लक्षण। तीसरा लक्षण बेटा बलगम के साथ खून आना, ये तो मैंने बताया ही, ठीक है। फिर फेफड़ों में कैल्शियम कार्बोनेट की गुलिकाओं का बनना, जो फेफड़ा में टीबी होती है ना फेफड़ों में, तो डॉक्टर एक्सरे कराते हैं, एक्सरे करके फेफड़ों वही देखते हैं कि फेफड़े में जगह जगह ऐसे गुलिकाएँ गांठ जैसी बन जाती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं, ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं को गुलिकाएँ कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाना चाहूँगा, ठीक है। सपोज करिए कि ये आपका, ठीक है, फेफड़ा है ना, ये आपका क्या है, लंग्स है, LUNGS। तो लंग्स है, इसी में ऐसे जगह जगह क्या होती है, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट की गुलिकाएँ बन जाती हैं, ठीक है। संरचना ऐसे ही जमा हो जाती है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम गुलिका कहते हैं। और ये एक्सरे कराने पर वाइट कलर का, आप देखिए एक्सरे को उठाकर वाइट कलर का ऐसे दिखता है जगह जगह, तो यही गुलिकाएँ हैं। जब ये जीवाणु आपकी बॉडी में जाएगा तो फेफड़ों में ऐसे गुलिकाएँ बनाएगा और कुछ समय बाद ये फेफड़ा में गुलिकाएँ फट जाती हैं, जिससे जीवाणु अस्थिमज्जा और साथ में आपके रुधिर के साथ साथ क्या किडनी में भी फैल सकते हैं और वहाँ भी जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं बेटा। तो ये इसका लक्षण। फिर अस्थिमज्जा और वृक्क में संक्रमण होना, तो मैंने कहा फेफड़ों में जब ये गुलिकाएँ फट जाती हैं तो ये जो इसके जीवाणु है ये अस्थिमज्जा, बोन नैरो और किडनी में भी क्या होते हैं, संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गाइज कि ये वेरी डेंजरियस डिजीज है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतना नुकसानदेह हो सकता है। आइए देखते हैं उपचार क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है, टीबी डिजीज क्या है। तो ट्रीटमेंट है बेटा, मैंने 100 बार कहा कि आज टीबी ये पूरे विश्व में एक तरह से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन कई विकसित देशों में क्या किया गया, टीबी को जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। उस देशों में टीबी नहीं है, लेकिन अभी भारत में
पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर की जो चिकित्सा व्यवस्था है बेटा, इतनी लचर चिकित्सा व्यवस्था है कि यहाँ के जो हमारे देश जिनके हाथ में है, ऐसी जितनी भी सरकारें आती जाती रहती, लेकिन कोई भी इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होता। हालांकि सरकार क्या है, समय समय पर टीके वगैरह लगा कार्यक्रम चला करके करते, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें सब सहभागिता करने की ज़रूरत है, ताकि ये भी विकसित देशों की तरह हमारे देश से भी जड़ से ख़त्म हो जाए, ठीक है, और लाखों जाने हमारी बच सके, ठीक है। तो बोलो पहला उपचार क्या, बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। किसका टीका लगवाना चाहिए, BCG का, B फॉर बैसिलस, ठीक है, C फॉर कालमेट और G फॉर ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये BCG टीके का पूरा नाम होता है। यह बच्चों को लगाया जाता है, ठीक है कि नहीं, जो कि टीबी से बचने का कार्य करता है, ठीक है कि नहीं। यह होने के पहले लगाया जाता है, समझे टीबी हो गई तो टीका लगेगा, जब बच्चे पैदा होते छोटे रहते तभी ये टीका दे दिया जाता है, ताकि भविष्य में अगर ये जीवाणु बॉडी में जाए तो ये क्या हो जाए, यह टीका उसको मार दे और उसमें टीबी होने ना पाए, ठीक है। दूसरा है बेटा आइसोनियाजिड औषधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। मैंने 100 बार कहा कि टीबी खतरनाक बीमारी है, लेट मत करिए, देर मत करिए, प्रारंभ में अगर आप इसका इलाज करा लेते हैं तो इसका इलाज संभव है। तो प्रारंभिक में आइसोनियाजिड औषध पूर्ण रूप से टीबी को प्रभावी है, अर्थात जीवाणुओं को मारकर आपके टीबी को ठीक कर देती है, और नियमित उपचार कराना चाहिए। इसका जो उपचार बेटा 6 माह तक चलता है, आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर कंटिन्यू डे बाय डे इसकी दवाइयाँ, इसका उपचार 6 माह तक चलता है। और इसको उपचार करने के लिए सरकार ने संस्था बनाई है जो डॉट्स संस्था कहलाती है, और यही डॉट्स संस्था का एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी में भी देखा होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये डॉट्स एक ऐसी संस्था है जिसको सरकार ने हैंडओवर किया है टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए। यही टीबी के लक्षणों, रोगों, दवाइयों, रोकथाम के टीके की क्या लिए कार्य करता है। तो ये उसके उपचार है, ठीक है। तो ये रहा गाइस आपका टीबी को भी मैंने क्लियर कर दिया। सभी गाइस नोट करें, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो गाइस नोट कर लिएगा आप लोगों भी। अब हम जीवाणु जनित रोगों में पहला आपको टाइफाइड, फिर टीबी, अब हम हैजा के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि सदियों से ही एक बहुत ही क्रोनिक डिजीज आप कह सकते हो कि लोगों के बारे में, लोगों के बीच में फैलने वाली क्रोनिक डिजीज है। एक तरह से आप महामारी का भी रूप कह सकते हैं। जिस तरह से आज कोरोना फैला है, ऐसे ही सदियों पहले हैजा अर्थात कालरा बीमारी भी फैल रही थी, जो कि एक भयानक रोग और महामारी का रूप ले चुकी थी। लेकिन दोस्तों आज हमने इसका क्या किया है, उपचार ढूंढ लिया है, इसलिए अब हम लोगों ने क्या किया है, इस बीमारी से अपने आप को बचा लिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह बीमारी अभी ऐसे बस्तियों में जहाँ पर गंदगी है, मलिन बस्ती है, ठीक है, जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, वहाँ पर ये रोग बहुत फैलता है, ठीक है। और कहने को तो कालरा आम बात है, लेकिन यह एक घातक बीमारी, इसमें जान जाने में समय नहीं लगता, 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर रोगी की जान चली जाती है, ठीक है। तो गाइस ध्यान से देखिए, पहला हैजा जिसे कालरा कहते हैं, यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कालरा क्या है बेटा, एक जीवाणु जनित रोग है जो वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, ठीक है कि नहीं। वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु का द्वारा फैलता है। और इस जीवाणु की जो आकृति होती है बेटा केले जैसी होती है, केला तो आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे केले की तरह इसकी संरचना होती है। तो ये वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा मानव में फैलता है, जो गंदे हाथों से, दूषित जल और दूषित भोजन करने से मानव की बॉडी में पहुंचकर रोग फैलाने का कार्य करता है गाइस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे जानेंगे कि हमको कालरा हुआ है। इसका जो मेन लक्षण है, प्रमुख लक्षण है सबसे ज़्यादा, ये आपका पहला जो फर्स्ट मैंने लिखा है, यही प्रमुख लक्षण है। क्या, दस्त होना, अर्थात अतिसार जिसे कहते हो, या दस्त का मतलब नहीं समझ रहे बेटा, बार बार टॉयलेट जाना, लैट्रिन जाना, यही क्या है इसका लक्षण है। और उल्टी होना, उल्टी के साथ दस्त होना, ये इसका लक्षण, प्रमुख लक्षण है, यही कालरा होता है, और खासकर गर्मी में ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा, शरीर में जल की कमी होना। जल की कमी होना क्या हम कहते हैं, कालरा में शरीर में जल की भारी कमी होना। क्यों,
जब आप बार बार दस्त जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, बार बार आप उल्टी हो रही है, तो शरीर में क्या होता है, एक दो उल्टी एक दो दस्त के बाद जल की कमी हो जाती है, और जल की कमी होने की वजह से रोगी बेहोश भी हो जाता है। ठीक है, और त्वचा क्या होती है, सूख जाती है क्योंकि पानी की कमी और ठंड होना, त्वचा ठंडी पड़ जाती है और झुर्रिया जाती है क्योंकि जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, इसलिए फिर बेटा आंखें धंसना, ऐसी स्थिति में क्या होता है, रोगी की आंखें ऐसे बैठ जाती है, रोगों के नीचे, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं और पेशियों का अकड़ना अर्थात पेशियां क्या होती हैं, अकड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, और ऐसे कि रोगी के हाथ पांव भी ऐंठ जाते हैं और वो अंत में क्या होता है, रोगी बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद भी अगर आधे घंटे 15 मिनट में अगर उसे उचित उपचार ना मिला तो रोगी को मरना तय है, उसे कोई बचा नहीं पाएगा गाइस। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉलरा हैजा। ठीक है, अब उपचार क्या है इसका, मान लीजिए अगर इसका उपचार देखा जाए तो सबसे पहली चीज़, बॉडी में जो पानी की कमी हुई, जल की कमी हुई है, जिसकी वजह से त्वचा सूखी, ठंडी होना, झुर्रीदार, आंखें धंस गई, पेशियां अकड़ गई हैं। क्यों? क्योंकि पेशियां क्यों अकड़ गई, क्योंकि आपको पता है कि जब शरीर से जल उल्टी और दस्त के रूप में निकलता है तो कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो आयन है वो भी शरीर से बाहर हो जाते हैं और यही आयन पेशियों को घुमाने, हिलाने, डुलाने में काम आते हैं। और जब शरीर से बाहर हो गए जल के साथ तो पेशियों में इनकी कमी होती, पेशियां अकड़ जाती हैं और आपके हिसाब से काम नहीं करती हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो रोगी को ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए। अगर ग्लूकोज चढ़ा देते हैं तो उसकी जान पहले बचाई जा सकती है। और ग्लूकोज चढ़ाने के साथ साथ उसे हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ देते हैं जिससे जीवाणु का प्रकोप कम होगा, जीवाणु मर जाएंगे और ग्लूकोज चढ़ाने से पानी की कमी भी क्या हो जाएगी, पूर्ति हो जाती है गाइस। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉलरा, जीवाणु जनित रोगों में तीसरे रोगों के बारे में हमने आप बताया। तो गाइस वीडियो कैसे लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हम आपको और अच्छी वीडियो बना सकें। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू। नोट करें सभी लोग।